शिक्षा का है। मेरा चूंकि व्यक्तिगत अध्ययन का जो केंद्रीय विषय मैंने रखा था वो मूल रूप से तो वही है, पर इसको जैसे जैसे देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उस पे लग रहा है कि हाँ, इससे पहले तो इस जो मूल की ओर जा रहे हैं उस पे भी उतना ही चलना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ते हुए वह एक विशेष रह जाएगा, जो अंगांगी संबंध है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। तो मूल विषय में मेरा वानप्रस्थ के बाद की जो अवस्था है उसको लेकर के विषय को चयन किया था कि उसका अध्ययन कैसे होना चाहिए। तो उसको जीवन विकास के सूत्र में जो हमने पढ़ा है, शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है, उसके माध्यम से मैंने उस बात को समझना प्रारंभ किया। तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो वह समग्र शिक्षा में रूपांतरित हुआ। और समग्र शिक्षा को जब हम देखते हैं तो समग्र शिक्षा समाज के किन किन वर्गों में होती है, किस प्रकार से होती है, तो उसका विस्तार जो जाता है वह लोक शिक्षा तक जाता है। इसी विषय को लेकर के अभी विद्यापीठ में अंतरंग स्वरूप की विद्यापीठ की दृष्टि से देखें तो अभी का जो समय है नैमिषारण्य के बाद में, वह लोकमत परिष्कार का चल रहा है। तो लोकमत परिष्कार करने के लिए लोक का मानस भारतीय बने, लोक ज्ञानी हो, लोक शिक्षित हो, इसको लेकर के हमें लोक शिक्षा के माध्यम से लोकमत परिष्कार करना है। तो यह जो लोकमत परिष्कार होना है, तो लोक कौन सा, हम भारत को देखते हैं तो भारत का लोक यानी पूरे भारत की जनसंख्या, इसकी बात की। अब इस पूरी जनसंख्या को हम देखेंगे तो यह 140 करोड़ की जनसंख्या है। 140 करोड़ की जनसंख्या, तो इसको हम अलग अलग भाग में भी बांट सकते हैं। और देखने का जो स्वरूप रहा है पूरे देश की जनसंख्या को या किसी भी समाज व्यवस्था को हम देखें तो उसकी पूरी की पूरी जो जनसमूह की विभाजन या क्लासिफिकेशन जो है वो हम चार रूप में उसको देखते हैं। इस पर राम विद्यापीठ को और व्यास विद्यापीठ को जब हमने ताई से सुना तो उसमें विस्तार से चर्चा भी की गई। तो ये जो चार समूह हम देखते हैं, तो एक है ऋषि वर्ग, दूसरा है विद्वज्जन, तीसरा है अभिजन, और चौथे को हमने बहुजन कहा। तो समाज में ये जो चारों वर्ग है उसके लिए लगभग 10% संख्या जो है वह ऋषि जन और विद्वज्जन की है, और विभाजित करें तो 2.5-3% जो है वह ऋषि जन के लिए, और लगभग 7-7.5% हम यह कह सकते हैं कि वह विद्वज्जन के। तो एक यह 10% का वर्ग अलग हो गया। उसके बाद में जो 90% जो शेष बचे हैं, इस 90% में से 20% अभिजन और 70% बहुजन, ऐसा हम आदर्श स्थिति के लिए समाज व्यवस्था को कह सकते हैं। तो अब जो बहुजन और अभिजन है, इन पर विशेष रूप से कार्य करने की या इनकी शिक्षा व्यवस्था की पूरी हमारे को जिम्मेदारी ऋषिजन और विद्वज्जन को मिलकर के निभानी होती है। वो किस प्रकार से समाज की व्यवस्थाएं चलेगी, वह विचार इनको करना होता है। तो उस समाज का यह जो अभिजन और बहुजन है, यह मिलकर के हम यह कह सकते हैं कि ये लोक है। तो जितने भी हम यह कहते हैं कि ज्ञान की व्याप्ति लोक तक होनी चाहिए, लौकिक व्यवस्थाएं हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए, तो ये सारा का सारा इस 90% पर लागू होता है। उस 90% में से भी 20% जो अभिजन है उसका अनुसरण यह 70% बहुजन करता है। तो बहुजन भी ज्ञानी हो, ज्ञान की व्याप्ति वहां तक हो, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे को करनी होती है। तो यह इतना
सरल कार्य तो नहीं है, और शिक्षा तो जीवंत होती है, यांत्रिक हो नहीं सकती। तो यह सब बैठाने के लिए जैसी समाज में सभी की आवश्यकता है, उनकी रुचि के अनुसार, और सबकी क्षमताएं अलग-अलग होती है, तो उनकी क्षमताओं के अनुसार, आवश्यकता, रुचि और क्षमता के अनुसार हमारे को ये शिक्षा व्यवस्था बैठाने के लिए कार्य करना होगा। तो ये कार्य जब हम समाज में पूरा बैठाते हैं, तो उसके लिए हमें संसाधनों की भी आवश्यकता होती है कि लोक में ये शिक्षा कैसे स्थापित होगी। उसके लिए काम करने वाले ज्ञानी, या यूँ कहें कि मनुष्यों की भी आवश्यकता चाहिए। कैसे यह स्थापित होगी, तो इसकी हमारे को योजना बनानी होगी, और इन सब को करने के लिए एक नीति की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यह जीवंतता के रूप में लोक तक इसकी व्याप्ति होती है। तो जब हम इतनी बातें करते हैं, तो यूँ लगता है कि ये तो काम और कठिन हो गया है कि लोक में हम कैसे इसकी व्यवस्था बैठाएंगे। तो फिर से हम देखें तो इसके दो भाग हो गए, लोक में भी बैठानी है तो क्या बैठाना। तो वो जब शिक्षा की बात करेंगे, तो फिर से दो रूप में आ गई। एक तो ये है कि शास्त्रों की शिक्षा, और दूसरी है इस लोक की शिक्षा। तो शास्त्रों की शिक्षा जो जिनके जिम्मे है, वो तो विद्वज्जन हो गए, और उन्हीं विद्वज्जन में से तैयार होते होते वह जब ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है, तो वो ऋषि के स्तर तक भी पहुंच जाते हैं। तो एक स्वरूप तो ये हो गया। अब चूंकि लोक में मुख्य कार्य जो है वो व्यवहार है, तो ये जो शास्त्र हैं, उनका व्यवहार रूप में रूपांतरण करके जो हम जीवन सामान्य रूप से जी रहे हैं, ये सभी सामान्य जन होते हैं। अब इन सामान्य जन कहा, तो इन सामान्य जन में भी हमारे ये दोनों प्रकार आ जाते हैं, जो कि विजन है और बहुजन होते हैं। अब अभिजन है, वह वे लोग शास्त्र जो भी हैं उनका अध्ययन करेंगे, लेकिन जैसा विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होता है, वो उस प्रकार के शास्त्रार्थ आदि में भाग नहीं लेते। वो स्वयं अध्ययन करते हैं, अध्यापन नहीं करते, अनुसंधान नहीं करते। ये अभिजन का है। उनके जो नियमित कार्य या लौकिक कार्य, उसकी में प्रमुखता से वे साहित्य के साथ जुड़े रहते हैं। कला, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, उत्पादन हो गया, इन सारी बातों में वह लगे रहते हैं। तो उसमें हम देखें तो यूँ कहेंगे कि यह समाज का एक संभ्रांत या कुलीन भद्र लोगों का समूह होता है, जिसमें मुख्य रूप से सुखभोगी उपभोक्ता होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसमें उदाहरण रूप में हमारे को कोई पूछे कि क्या है, तो उसके उदाहरण में जितने भी उद्यमी हैं वे उसमें आएंगे। व्यवसायी हैं, अध्यापक हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, या यूँ कह सकते हैं कि खासकर नगरीय जीवन जीने वाले, उपभोग करने में प्राथमिकता देने वाले ऐसे लोगों का समूह, यह जो है वो हमारा अभिजन में हो गया। ये जो कला, साहित्य, गीत, इतनी जो बातें हैं, उसका उपभोग करते हुए आनंद में रहते हैं। दूसरा वर्ग जो आ गया बहुजन का, उसमें हम यूँ कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश के या श्रम पूर्वक जीवन जीने वाले, और आसपास के जितने भी साधन संसाधन हैं, उनके माध्यम से अपनी आवश्यकता पूर्ति करने वाले, ऐसा बहुत बड़ा समूह होता है। ये लोग निर्धन नहीं होते, लेकिन परिश्रम पूर्वक अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं का निर्वाह करते हुए ही आनंद में
रहते हैं। तो इसमें ये मुख्य रूप से जो काम कर रहे हैं वे लुहार हो गया, सुथार हो गया, कृषक हो गया, माली हो गया, इस प्रकार के जितने भी समूह कहते हैं हम, वो इसमें आते हैं। ज्ञान जो है भारत में सभी व्यवस्थाओं में सर्वत्र रहा है, और जीवन दृष्टि में भारत में वो अनुस्यूत है। भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार वह अनुस्यूत है। तो चूंकि भारत की बात की, तो यह ज्ञान जो है उसके परिप्रेक्ष्य में हम सभी का जो जीवन है, तो उस जीवन का रस एक ही होता है। चाहे वह किसी भी श्रेणी से, किसी भी वर्ग से आ रहा है, उन सब की जीवन दृष्टि और जीवन मूल्य एक ही होता है। तो इस कारण से जितने भी वर्ग हैं उसमें आंतरिक समरसता व्याप्त होती है, और सबकी जब एक ही जीवन दृष्टि होता है तो बात तो वही रहती है, लेकिन अभिव्यक्ति के स्वरूप बदल जाते हैं। अलग अलग प्रकार से सभी उस ज्ञान को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उसकी मूल भावना तो जैसा कहा कि जीवन दृष्टि और जीवन मूल्य वही है। तो उनका अंतस्तत्व जो है वो वही रहता है। तो ताई भी हमेशा उदाहरण में भी कहते हैं, और हमें भी ऐसा सीधा सीधा व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव में आता है कि जो आत्म तत्व की हम बात करते हैं, तो जो ऋषि मुनियों का स्तर है उसमें सर्वम खलु इदम ब्रह्म वेद के माध्यम से हमने जाना है। दर्शन के माध्यम से एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये भी हमने पढ़ा है। फिर धीरे धीरे हम जब ये तथाकथित भक्ति काल है, तो उसके माध्यम से अलग अलग उसमें, या गुरु ग्रंथ साहिब में भी हम पढ़ के जित देखूं तू ही तू है। और सामान्य रूप से हम किसानों के लिए अक्सर काम में लेते हैं ये पंक्ति कि कण कण में भगवान होते हैं। तो अनपढ़, तथाकथित अनपढ़ किसान, लेकिन उसे ज्ञान पूरा है। तो जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म से चालू हुआ है, वह कण कण में भगवान तक है। तो समाज को हम जिन जिन वर्गीकरण के लिए देखते हैं, सभी वर्गों में वही तत्व विद्यमान है, उसकी अभिव्यक्ति का स्वरूप अलग है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान और शिक्षा की जो व्यवस्था रही है हमारी, वो सभी व्यक्तियों तक बराबर पहुंची है। अब यह जो शिक्षा और ज्ञान की व्यवस्था है, वो शास्त्र की भी होती है, शास्त्रों के माध्यम से भी होती है, शास्त्रों के लिए निर्माण और इस अध्ययन के लिए भी होती है, और मानस की भी होती है। तो यह जो शास्त्र की और मानस की शिक्षा है, ऋषियों और विद्वानों के लिए हम इसे शास्त्र शिक्षा कहते हैं, और सामान्य जन और इनके लिए जो होती है उसे हम लोक शिक्षा कहते हैं, और दोनों के लिए माध्यम अलग हैं। मुख्य रूप से अभी हम लोक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए माध्यम क्या क्या हो सकते हैं। तो वे जो माध्यम है, वे मुख्य रूप से अभी जैसा बताया, लोक शिक्षा के लिए साहित्य हो सकता है, कला होती है, संगीत होते हैं, नृत्य होते हैं, नाटक होती है, कथाएं, कविताएं, यह सभी होते हैं। और सामान्य बातचीत में लोकोक्तियों के माध्यम से, कहावतों के माध्यम से, लोक उत्सव के माध्यम से भी इनका हम विस्तारित स्वरूप समझ सकते हैं। मनोरंजन के माध्यम से जीवन की शिक्षा देना, ये हम इसको सरल शब्दों में समझ सकते हैं। तो ज्ञान की व्याप्ति रहे, इसको लेकर के वेद काल से प्रारंभ करें तो आज तक इन्हीं माध्यमों से ये हुआ है। अब वर्तमान में क्या हुआ है,
कि ये जो लोक की शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, धीरे धीरे जीवंत नहीं होकर के यांत्रिक हो गई है। तो ये एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रही है। तो जीवंत नहीं रही, यांत्रिक हो गई, आभासी हो गई है ये। तो इसमें हमारे को देखते हैं कि टीवी के माध्यम से सिनेमा हो गया, यूट्यूब के रूप में धारावाहिक, विज्ञापनों, इन्हीं के माध्यम से हमारी लोक शिक्षा हो रही है। तो इन सभी के कारण से सामान्य लोक की सहभागिता कम हो गई है। नहीं तो जैसे रामलीला हुई तो समाज के सभी वर्ग मिलकर के वहां आते हैं, उसी समाज में से ही जिसका जैसा स्वरूप होता है वो उस प्रकार के पात्रों के माध्यम से अपनी बात या जो भी कथा कहानी के पात्र बनते हैं उसमें सहभागी होते हैं। भजन लिखना, लोक शिक्षा के लिए अलग अलग कथाएं कथाकार के रूप में सामने रखना, तो यह सारी जो चीजें थी वह अब इतनी नहीं रही है। तो इस कारण से हुआ क्या कि जो ये टीवी, यूट्यूब, फिल्म, धारावाहिक आदि की बात की, तो इनके माध्यम से जो सही स्वरूप में शिक्षा मिलनी चाहिए लोक को, वह शिक्षा नहीं, वह कुशिक्षा देने का काम इनके माध्यम से हो रहा है। तो इसके कारण से कई प्रकार की हानियां हम सीधा सीधा देख ही रहे हैं। पर्यावरण की हानि हो गई, या व्यक्तिगत स्वास्थ्य की भी हानि हो गई है। तो ये सारा का सारा है। तो इसको लेकर के हम सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है, और उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है वह भी थोड़ा सा हमें विचार करना होगा। तो ये सारा समाज में लोक शिक्षा हो, इसको लेकर के भूमिका विद्वानों की या हम जैसे अध्ययनशील व्यक्तियों की मुख्य रूप से रहती है। तो यह दायित्व लेने के लिए हमारे को अपने योग्य करना होगा, और इसके लिए लोक की स्वीकृति भी हो, ऐसा करना होगा। तो इसके लिए अलग अलग माध्यम वर्तमान के लिए क्या क्या हो सकते हैं ये भी हमारे को सोचना होगा, और ये ध्यान में रखना होगा कि इसके लिए जो ये माध्यम है, लोक शिक्षा के माध्यम में रंजन महत्वपूर्ण होता है। तो रंजन के माध्यम से लोक शिक्षा होती है, इसके अनुसार ही हमें विषय वस्तु तैयार करनी होगी। और ये विषय वस्तु जो है, तो जैसा कहा कि भाई हमारी जीवन दृष्टि, हमारे जीवन मूल्य हैं, तो उस शास्त्रों के अनुसार वह विषय वस्तु तैयार करनी होगी। तो यह सारा माध्यम और विषय वस्तु जो है, यह करने का उत्तरदायित्व दोनों का रहता है। सही प्रकार से नहीं होती है समाज में, तो समाज में स्वतंत्रता के नाम पर स्वैराचार बढ़ता है, जिसका विकृत स्वरूप आज हम वोकिज्म के स्वरूप में भी देखते हैं। तो इस प्रकार वोकिज्म जो है, उस वोकिज्म के भी प्रकटीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं, और जो ये प्रकटीकरण है वो स्वैराचार के माध्यम से, यह लगता है कि ये लोक शिक्षा के माध्यम और साधन है। इनसे, इस स्वैराचार या इस स्वतंत्रता के माध्यम से लोक की शिक्षा की जा सकती है, जो कि सही नहीं है। ये भी ध्यान में रखने की यहाँ पर बात है। तो उसमें हम इन आभासी माध्यमों का बहुत अधिक महिमा मंडन भी करने लग जाते हैं, तो जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी सभी आभासी माध्यम माया है। हम उस माया जाल में फंस जाते हैं,
और इन्हीं पर अपनी निर्भरता सारी की सारी करने लग जाते हैं। तो जीवंत सहभागिता जिन जिन माध्यमों से होती है उसके ऊपर हमारे को ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो जीवंत माध्यम जैसा अभी बताया कि थिएटर हो गए, नुक्कड़ नाटक हो गए, रामलीलाएं हो गई, ये सभी हो सकते हैं। तो इन सभी से बचने बचाने का जो काम है स्वैराचार से, उसको समाज को बचाने का काम भी विद्वानों को करना है, और जो नए साधनों का निर्माण करना है वह भी विद्वानों को ही करना है। तो इसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं या क्या हमारे पास में उपलब्ध साधन संसाधन है, ज्ञान प्राप्त करके उसे समाज में कैसे स्थापित करेंगे, ये हम देखें। तो आज तो इतनी ही बात रखूंगा मैं, 20-25 मिनट। तो इस पे कुछ प्रश्न या स्वतंत्र चर्चा है वह हम लोग ले पाएंगे। ये जो लोकतांत्रिक ये लोकमत परिष्कार की जब हम बात करते हैं, तो जब आप बता रहे थे तो एक बात ध्यान में आ रही थी कि पहले ये जो शिक्षा दी जाती थी, ये एक बहुत विशेष वर्ग ही शिक्षा में संलग्न रहता था। हाँ, और सबके अपने अपने दायित्व थे। उस रूप में हम हमारी जो संकल्पना रही है लोक शिक्षा की, वैसी रही है। मुझे क्या लगा कि जैसे ये अभी ये जो विद्वत जन हैं या जो धर्माचार्य हैं या ये जो भी लोग हैं जो लोक शिक्षा में संलग्न रहते थे, इनके हाथ से ये दायित्व को कैसे, मैंने उसको डाइल्यूट कैसे करना है, उसको उनके हाथ से कैसे लेना है, इसका पहला चरण तो, जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उनका पहला चरण तो यही है कि इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया जाए, लोकतांत्रिक बना दिया जाए, ताकि हर कोई शिक्षा दे सकता है ऐसा कुछ कर देंगे। हाँ, डेमोक्रेसी का भी यही हाल है। इसको लोकतांत्रिक ऐसा बना दिया कि हर कोई वोट दे सकता है, तो फिर जिन लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हर कोई दे सकता है या हर कोई कर सकता है। अभी यूट्यूब के चैनल पे, अभी दूरदर्शन पे भी आप देखोगे, दूरदर्शन पे तो कोई जाता ही नहीं है ना। ओटीटी पे सब लोग जाने लगे हैं या यूट्यूब पे सब लोग जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हाँ, और तो इसको लोकतांत्रिक बनाकर फिर विकृत करना, ये एक पैटर्न है जहां भी हम कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जब हम इसको एड्रेस कर रहे हैं तो इसका जो नैरेटिव है लोकतांत्रिक क्यों नहीं होना चाहिए, और ये दायित्व के अनुसार क्यों होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नैरेटिव हमको बनाना चाहिए। मैंने ये जो हमारी लोक शिक्षा की पॉलिसी कह लीजिए या जो व्यवस्था कह लीजिए, उसको लोकतांत्रिक न बनाकर वापस कुछ लोगों के दायित्वों में लाना और वैसे ही उसको रेगुलेट करना, ऐसा कुछ मुझे लगता है होना चाहिए। अब इसीलिए हम जो वो बात करते हैं ना समग्र शिक्षा की, उसके वो जो तीनों स्तर है कि भाई व्यक्ति है, कुटुंब है, समाज है, तीन स्थानों पर व्यक्ति की शिक्षा चलती है, और इन सभी के केंद्र में तो कुटुंब है। तो कुटुंब में शिक्षा की सही व्यवस्था होने पर यह सारी हो जाएगी। हमने क्या है कि वो लोकतंत्र बीड़ तंत्र हो गया। हम कोई भी उसी में से कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी बोलना करना चाहता है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या प्रभाव के लिए वो स्थापित करने के चक्कर में सही गलत जो स्वैर आचरण जिसे अभी हम बात कर रहे थे, वो स्वैर हो गया है। समाज की सारी व्यवस्थाएं उस स्वैराचार से ही निर्धारित होने लग गई है। उसके पीछे तत्व समाप्त हो गया, उसके पीछे जीवन दृष्टि समाप्त हो गया, और वो जीवन दृष्टि जब समाप्त हुई तो वो जैसे ही समाप्त होगी तो वह पश्चिमी अभारतीय सेमेटिक तो हो ही जाएगी, और उसका सबसे अधिक लाभ ये जो कम्युनिस्ट हैं वे उठाते हैं। तो उनकी जो भी स्वतंत्रता के नाम पर सामाजिक सारी व्यवस्थाएं भंग कर देना,
ये रहता है, असंतोष उत्पन्न करना, हमेशा विरोध में रहना, तो ये स्थापित उसके कारण होता ही है। तो और जो लोक ये अच्छा शिक्षा, हाँ, अच्छा बोलने वाले, वे ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक विषय सही रखने बोलने वाले वालों से, वे हाँ, हाँ, तो ये पॉपुलैरिटी वाला सिस्टम बन गया है। सही दिशा वाला सिस्टम नहीं रहा है, ऐसा हो गया है। कि आने वाले 2 वर्ष के लिए हमारी इसकी लोक शिक्षा को लेकर, परिष्कार को लेकर कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसको लेकर के अच्छा मंथन हुआ है। तो ये मंथन हमारा भृगु याज्ञवल्क्य के वर्ग में भी हो, ताकि इसमें से जब हम हमारी कुछ योजना बनाए तो इस वर्ग के अध्येता होने के नाते कुछ व्यवस्थित प्रकार से लागू करने के लिए भी, इसके लिए हमारी सहभागिता, ये सोच करके मैंने ये विषय लिया, क्योंकि अभी जब हम कार्य समिति की बैठक में बैठेंगे तो लोक शिक्षा को लेकर के आने वाले 2 वर्षों को बहुत गहनता से उस पर चर्चा भी करने वाले हैं। तो इसीलिए ये विषय मैंने आपके सामने रखा। तो और क्या क्या हो सकता है? ताई का अनम्यूट हुआ है। ताई, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मुझे 3 मुद्दे कहने हैं। राजेंद्र जी ने जो कहा और मनु जी ने जो कहा, उसके संदर्भ में 3 बातों का विचार एक साथ करना चाहिए। जो क्राइसिस है वह विषय वस्तु की है। एक माध्यम जो है वो दूसरा मुद्दा हुआ। तो माध्यम है वो यूट्यूब है या जो भी हमारे माध्यम है, माध्यम तो पहले भी प्रभावी थे, आज भी प्रभावी है। जब इंटरनेट नहीं था तब जो प्रत्यक्ष माध्यम होते थे, मंच पर प्रस्तुति, रामलीला, नुक्कड़ नाटक, ये सब प्रत्यक्ष माध्यम थे, वे भी प्रभावी थे, आज भी प्रभावी है। माध्यम एक मुद्दा है, परंतु विषय वस्तु जो है वो शिक्षा, वो सच्ची शिक्षा नहीं रही, अच्छी शिक्षा भी नहीं रही, कुछ भी स्वैर सब है, इसलिए वो शिक्षा नहीं है। तो ये जो विषय वस्तु है यह दूसरा मुद्दा है। और तीसरा है नियंत्रण किसका है। कोई जो मन में आता है वो अपने यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी डालता है, उसको कुछ कहने वाला तो कोई है नहीं, उसको चेक करने वाला कोई है ही नहीं, वो व्यवस्था ही नहीं है। ये लोकतांत्रिक की जब बात की तो यही है कि लोक मत का नियंत्रक कौन है, नियमन करने वाला कौन है, तो ये बात भी ध्यान में तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसे तीनों बातें जो हैं, विषय वस्तु, माध्यम और नियमन की व्यवस्था, तीनों बातों को लेकर लोकमत परिष्कार की बात का विचार करना होगा। यदि डेमोक्रेटाइज करेंगे और मार्गदर्शक ही कोई नहीं रहा, नियामक ही कोई नहीं रहा, तो आज जो होता है वैसा ही होगा। यदि विषय वस्तु ठीक नहीं रही तो इसका अर्थ है कि शिक्षा का ये विषय ही नहीं रहा, ये तो कस्टमर वेंडर मॉडल का हो गया कि जो लोगों को देखना अच्छा लगता है वो बताओ, कुछ भी हल्का उल्टा सीधा बोलो और लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तो वो भी शिक्षा का विषय है। विद्वत जनों ने कोई भी लोक शिक्षा के सूत्र अपने हाथ में रखे नहीं है। डेमोक्रेसी का अर्थ यही हुआ। किसी फ्रेंच विद्वान का कथन है, डेमोक्रेसी विदाउट एजुकेशन इज हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन। तो शिक्षा का तो विषय रहा नहीं, किसी ने भी अपने ऊपर दायित्व लिया नहीं। ऐसे तीनों बातों का विचार करके मत परिष्कार अथवा लोक शिक्षा की बात हमको करनी होगी। चौथा मेरा मुद्दा था अभी और बातों का विचार करना कैसे। सारे माध्यम तो होंगे, लेकिन हमें यदि लोक शिक्षा का विचार करना है तो हमारी पहुंच कैसे बनेगी,
उसके लिए तो एक बड़ा प्लानिंग, स्ट्रेटजी ये सब बनाना होगा। और इसके साथ लोक लोक मत बनता कैसे है, लोक मानस कैसे काम करता है, कैसे एक शगुफा छोड़ दिया तो पूरे देश भर में प्रचलित हो जाता है। जैसे ब्रिटिशों ने एक शगुफा छोड़ा था कि जिसको लिखना और पढ़ना, अक्षर लेखन और अक्षर पढ़ना नहीं आता, वो अशिक्षित है, अनपढ़ है। लिटरेसी उनके लिए एजुकेशन का पर्याय बन गई। तो आज भी ऐसा ही है, लिखने पढ़ने पर इतना जोर है, तो ये तो कैसे होता है, ये लोकमानस कैसे किसी बात को पकड़ लेता है, उसका भी विचार हमको करना होगा। तो लोक शिक्षा के ये जो विभिन्न आयाम हैं, उनके ऊपर हमें एक साथ विचार तो करना होगा। जैसे हमारी गोष्ठी में हमने कहा, गतानुगति को लोक, एक ने किया, दूसरे ने दूर से देखा, जो देखा जैसा समझा वैसा किया, तीसरे ने और किया, चौथे ने और कैसे पकड़ लिया। बात चली 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 तो मूल बात कौन सी थी ये भी पता नहीं किसी को। तो लोकमानस का व्यवहार कैसा होता है, इसको समझना, ये भी इसका एक आयाम होगा। ठीक। लोक व्यवहार में हम धर्म का अधिष्ठान क्या था पहले, जैसे 90% लोग अगर उत्पादन और विपणन से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि 90% का कार्य वही था, तो व्यवहार में वो धर्म के आधार पर कैसा व्यवहार करते थे, इसके अनेकों उदाहरण अपने इसमें मिलते हैं इतिहास में। तो वो उन उदाहरणों को हम अगर लाए सामने कि लोक में व्यवहार ऐसे होते थे धर्म के आधार पर, और ऐसा व्यवहार होते हुए भारत सकल उत्पाद में अपना बहुत बड़ा हिस्सा विश्व के इसमें निभाता था, तो वो व्यवहार, वो धर्माधिष्ठित व्यवहार हमको सामने सबके लाना चाहिए। और इस तरह से लोक शिक्षा होती थी और इस तरह से वो तत्व लाए जाते थे व्यवहार में, ऐसा हमको प्रतिपादित करना पड़ेगा उदाहरणों के साथ में। इसमें वो प्रारंभ में राजा हरिश्चंद्र की पहली शुरुआती मूवी जो बनी सिनेमा में, तो वो पहले राजा हरिश्चंद्र की बनी। लोक में वो व्यवस्थाएं रहे, ऐसा जो सिनेमा में भी जा रहे हैं तो भी वो व्यवस्थाएं की बात होती थी। पर अब विषय वस्तु को तो ठीक करना ही होगा अपने को। माध्यम अब नया तो ला नहीं सकते, या नए माध्यम बनाने की भी आज आवश्यकता है, तो वो माध्यम भी निर्माण करने पड़ेंगे। विषय वस्तु तो उसका मुख्य रहेगा ही। मुझे लगता है माध्यम इतनी समस्या नहीं है। हाँ, सिवाय कि ये इंटरनेट और ये अपने स्वभाव से ही, अपनी बनावट से ही हमारे मन को, बुद्धि को ग्रस लेते हैं वो, और वातावरण को हानि पहुंचाते हैं। ये तो उनके अपनी बाय डिफॉल्ट उनका अपना जो बनावट है उसका दोष है। अन्यथा जो माध्यम है, फिल्म में भी कथा ही होती है, सीरियल्स में कथा ही होती है, सोशल मीडिया पर ऐसे कोई एपिसोड ही दिए जाते हैं। हमारे इसमें जो स्क्रॉल करते हैं उसमें 1 मिनट 1.5 मिनट का जो होता है, उसमें भी ऐसे ही कोई परिवार तो बहुत केंद्र में रहता है, सास बहू दामाद, दो भाई 2 बहनें, उनके बीच में ही सारा। तो विषय वस्तु तो बदल गया है, माध्यम वो प्रश्न नहीं है बड़ा, विषय वस्तु ही प्रश्न है। समस्या तो विषय वस्तु को लेकर है। हरिश्चंद्र तारामती की फिल्म भी फिल्म ही है, और पति पत्नी और वो वाली फिल्म भी फिल्म ही है। तो फिल्म तो समान रूप से प्रभावी माध्यम है, विषय वस्तु ने समस्या निर्माण कर दी और उसमें ये विचारधारा का प्रभाव है।
एक तरफ हिंदू विचारधारा है, दूसरी तरफ सेमिटिक विचारधारा है। तो अभी समस्या विषय वस्तु के रूप में यह है कि सेमिटिक विचारधारा ने हिंदू विचारधारा को ओवर पावर कर लिया है। हिंदू हिंदू ही सेमिटिक विचारधारा को अपना रहे, यही तो समस्या है। नहीं, इसमें मुझे एक दिशा तो ऐसी भी दिखती है कि हम माने हमारा जो टारगेट ऑडियंस है लोकमत परिष्कार के लिए, एक तो ये तरीका है कि हम विषय को लेकर उन तक पहुंचे। दूसरा, ऐसा भी हम विचार कर सकते हैं कि ये जो नियमक हैं या ये जो ऐसे लोग हैं जो फिल्म में काम करते हैं, ऐसे लोग हैं जो नाटक में काम करते हैं, ऐसे लोग हैं जो ऐसे चैनल्स हैं या जो यूट्यूब पर ऐसे लोग हैं जो जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उनकी शिक्षा, उनके माध्यम से शिक्षा, वो भी एक प्रोजेक्ट जैसा हमारा हो सकता है, ताकि उनको हम अपने विचारधारा, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस विचारधारा में मैंने उस दिशा के विचार रखते हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं है, अध्ययन नहीं है ना। तो ऐसे भी कैटेगराइजेशन हो सकता है अपने लोकमत परिष्कार में, डायरेक्ट कंज्यूमर्स और इन्फ्लुएंसर्स, है ना। और इन्फ्लुएंसर्स के लिए हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग हो सकती है, टारगेटेड हो सकती है, और डायरेक्ट कंज्यूमर्स की एक अलग तरह से हम उसको देख सकते हैं। ऐसा भी कुछ विचार प्रभावित हो रहे हैं उनका। इसमें भी दो बातें होती है ना। जो इन्फ्लुएंसर है, माने एक्टर्स हैं, गायक हैं, कथाकार हैं, जो विभिन्न प्रकार से नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं, वो जो कलाकार वर्ग है, प्रस्तुत करने वाला वर्ग है, उसकी शिक्षा। और दूसरा है जो देखने के लिए दर्शक हैं, श्रोता हैं, रसिक जन हैं, उनकी शिक्षा। कभी कभी ऐसा होगा कि एक्टर्स नहीं मानते हैं ना, बहुत गुमान है, तो लोग ही ऐसे ही कि देखने के लिए जाएंगे ही नहीं। कभी हुआ ना ऐसा, कितने कलाकारों की फिल्में पिट गई। क्यों? कोई जा ही नहीं रहा है देखने के लिए। क्यों नहीं जा रहा है? तो उनको ऐसी प्रेरणा मिली है कि नहीं जाना, ये तो देशद्रोह है, ये तो कम्युनल है, या बहुत समाज का द्रोह किया है। तो ये लोक शिक्षा का एक माध्यम तो ये हुआ कि सीधा आप दर्शकों, श्रोताओं, भावकों, उनके तक पहुंचते हैं। दूसरा ये हुआ कि अब प्रस्तुत करने वालों की ही शिक्षा करो, और दोनों में संतुलन तो होना होगा, नहीं तो अच्छी से अच्छी फिल्म बनाओ तो बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है। जो अभी बताया ना राजेंद्र जी ने, अश्लील कुछ रखो फिल्म में तो एकदम हाउसफुल हो जाता है। तो दोनों बातों का ये तो करना होगा। अभी अश्लील से ज्यादा वायलेंस का ज्यादा बोलबाला है ताई। वही वायलेंस है, जितना वायलेंस दिखाएंगे उतना वो उतना पैसा वो कमा। हिट होगा। हाँ, हिट होगा वो। एक तो है ताई कि जो मनोरंजन अपने जगह में, लोक शिक्षा अपने जगह में, ऐसे दो धाराएं बन गई है अभी। हाँ, दो धाराएं बन गई। और मनोरंजन ही तो मुख्य है। अरे दिन भर काम करके आते हैं, अब कुछ तो मन बहलाए हम, तो मन ही ऐसी बातों से बहलता है। दूसरा है कि जो भी ये लोक शिक्षा को जीवंत कैसे बनाए। हाँ, क्या तात्पर्य है? ये जो काल के हिसाब से मनोरंजन की जो माध्यम तो अलग हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक उच्च कोटिर ये बने और लोग ज्यादा उसको देखें, अच्छे जो कंटेंट है उसको देखें। जैसे ये जो प्रदीप जी हैं, जो अपना ओटीटी है उनका, भूल गया नाम,
हाँ, प्राच्य। प्रवीण हाँ, चतुर्वेदी जी। हाँ, प्रवीण चतुर्वेदी जी, उनका कंटेंट बहुत अच्छा बना, मतलब जो छोटे छोटे में कुछ एपिसोड्स देखे हैं, बहुत सही क्वालिटी का बनाते हैं। और ऐसे जो कंटेंट जो बना रहे हैं वो कैसे लोग के पास आएगा, ये भी एक वही तो ना, उनको लोक का प्रतिसाद कैसा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है ना। तो अच्छा और सच्चा चाहने वाले लोक बनाना चाहिए, यही तो लोक शिक्षा है। अच्छा भी चाहिए, माने आनंददायक चाहिए, और सच्चा भी चाहिए, दोनों चाहिए। और रसपूर्ण ऐसा भी चाहिए, रोचक भी चाहिए। तो लोक शिक्षा में रोचकता का गुण तो होना ही होगा। कथा सुनने में सबको आनंद आ रहा है, फिर वो धर्म कथा होगी तो भी आनंद आएगा। बताया गया कि कथा के रूप में बोलो। में एक नगरी थी, उस नगरी का नाम अयोध्या था, और अयोध्या तो वाह कितनी समृद्ध, कितनी सुंदर, कितनी रहने लायक। ऐसा करो तो एक अब अपनी बात छोड़कर सुनना शुरू कर देंगे। हम महेश जी को मिस कर रहे थे। मैं भी आप सब लोगों को मिस कर रहा था। आपको तो सुनने वाले मिल जाते होंगे, हमको बताने वाले नहीं मिलते ना। ये तो आपने मतलब रंजक बात कही। भाई श्रीनिवास जी भी जुड़े हैं आज। हाँ 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 हाँ, किसके पुण्यों का उदय हुआ? अन्ना नमस्ते ताई। नमस्कार। फिर तो अब आप आए हैं तो आपको कुछ बोलना तो पड़ेगा। लता जी नहीं बोली है ना? नहीं से सभी अच्छे बात हो रही है। ये लोक शिक्षा का बहुत जरूरत है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जब तक लोक शिक्षा नहीं होगा, लोगों को आगे बढ़ने के लिए, और जो हम काम कर रहे हैं गुरुकुल शिक्षा, वो सब तो बाद में होगा। जब तक ये लोक शिक्षा का एक सामूहिक तरह से सभी जगह में नहीं होगा, तो जागृति तो नहीं होगा। इसके लिए क्या क्या उपाय होना चाहिए वो भी हम चर्चा करते रहते हैं। और जब ये राम मंदिर का हुआ, जब जाके ये राम मंदिर के लिए सभी जनों से संग्रह कर रहे थे ये दान के लिए, वो वहां भी उन्होंने ऐसा ही किया था कि कि ये महत्व क्या है ऐसा। पर ये एक बार नहीं, एक रेगुलर एक प्लान होना चाहिए, जहां हम लोगों का जो अभी मनस्थिति है, अभी तो पूरा ये अभी आईपीएल आ रहा है, लोक शिक्षा तो अभी आईपीएल हो गया। या जो भी ये एंटरटेनमेंट हो रहा है, हमारा मनोरंजन, जो भारतीय मनोरंजन का माध्यम से कैसा लोक शिक्षा होगा। बहुत सारे उपाय है, पर हमारा अभी स्थिति ऐसा हो गया है कि ऐसा लोग भी नहीं है ये लोक शिक्षा करने वाले। जो ये आशीष गुप्ता जी कह रहे थे कि हमारा हमने रविंद्र गुरु जी से भी कहा कैसे हमारा गांव गांव में लोक शिक्षा होता था। ये सब कैसा हमारा आज का परिस्थिति में, अभी तो सभी लोग मोबाइल में है, तो इस परिस्थिति में कैसे लोक शिक्षा होगा, ये तो बहुत देखो, चिंता है। रविंद्र गुरु जी का कंक्लूडिंग नोट ऐसा था कि अब ये नहीं हो सकता। ये कंक्लूडिंग नोट था। हाँ ऐसा था, ऐसा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, अब आज नहीं हो सकता। फिर वो तो विषय वहां समाप्त हो जाता है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इंटेलिजेंटली एंड एफिशिएंटली तत्व कहाँ है, रेगुलेटरी एलिमेंट्स कौन से हैं,
वहां से प्रारंभ होता है ना। तो मुझे लगता है कि ये जो 10% विद्वत जन हैं उनको ही नियमन करना चाहिए। विषय वस्तु कहाँ से आएगी? विषय वस्तु तो वहीं से आएगी। फिर जो साहित्य सर्जन करने वाले हैं उनकी बारी आती है। अगर इस प्रकार से हम मूल तक जाएंगे, क्योंकि हमको लोक शिक्षा करना है, उसके बारे में बात नहीं करना है, वो कैसे होगा इसका चिंतन करना है। तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ऐसा बोलकर तो नहीं चलेगा। ये कैसे हो सकेगा, हमारे पास लोक ही नहीं है, ऐसे भी नहीं हो सकता। और लगभग असंभव हो गया ये आज का एआई के जमाने में, उससे भी तो कुछ नहीं होगा। ये तो रिटायरमेंट की भाषा हो गई, यार चलो छोड़ो, नहीं हो सकता तो अब दूसरा काम करो, हमारे पास शोध करने के लिए विषय बहुत है, ऐसा होगा। इसलिए हो सकता है ये हमारा कन्विक्शन होना चाहिए, करना चाहिए, ये हमारा कन्विक्शन होना चाहिए और हमें करना चाहिए, ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट होना चाहिए। अब जरा सोचो कि कौन है, कैसे होगा। इसको मैं कहती हूँ वी मस्ट टॉक एफिशिएंटली एंड इंटेलिजेंटली। ये होता कैसे है, कहाँ, कौन कौन नियामक हो सकता है इसका, कौन ओरिजिनेटर हो सकता है। तो फिर हमारे ध्यान में आएगा कि देखो, पहला एक स्टेटमेंट तो ये भी हमको ये करना होगा, लोक शिक्षा के बिना शास्त्र की शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्र नहीं खाया जाता, आहार शास्त्र से पेट नहीं भरता, भोजन बनाकर खाने से पेट भरता है। तो भोजन बनाने की कुशलता चाहिए और खाने का भान होना चाहिए, तभी पेट भरता है, नहीं तो नहीं भरता। कहने का तात्पर्य है लोक शिक्षा के बिना शास्त्र चर्चा का कोई परिणाम कारक प्रभाव नहीं है। तो अब चिंता किसको करनी चाहिए? शास्त्र जानने वालों ने करनी चाहिए, नहीं तो लोक तो तुमने ठीक नहीं की, लोक शिक्षा का विषय हाथ में नहीं लिया, इसलिए स्वैर हो रहा है ना। तुम्हारा वोकिज्म पर क्या नियंत्रण है? हम तो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले शत्रुओं का महिमा गान कर रहे हैं, कितना प्रभावी हैं, कितने चालाक हैं, कितने चतुर हैं, कैसे कैसे उपाय खोज निकालते हैं। ये तो शत्रुओं का महिमा मंडन कर रहे हैं। और हम, हमारे लोगों को कोई भानी नहीं है, हमारे लोगों को कोई समझ ही नहीं है। ये क्या है? हम तो आत्म निंदा और शत्रु महिमा मंडन, इससे थोड़े कुछ भी होता है, इससे नहीं होता। हाथ में शस्त्र पकड़ो, शस्त्र संचालन करना सीखो और जरा छाती में दम लाओ तो हो सकता है ना, नहीं तो कैसे हो सकता है? तो फिर जरा ऐसे विचार करना चाहिए कि ओरिजिनेटर कहाँ है, नियामक कौन होते हैं, स्वाभाविक नियामक कौन होते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। खाली उपनिषदों का पठन करने से थोड़े होता है, पुराणों की रचना भी करनी चाहिए, कथाओं की रचना भी करनी चाहिए, लोकगीतों की रचना भी करनी चाहिए। फिर अभिजनों के लिए उपन्यास लिखने वाले भी होने चाहिए, काव्य लिखने वाले भी होने चाहिए। शास्त्रीय संगीत के साथ साथ सुगम संगीत और लोकगीत गीतों के जानकार भी होने चाहिए। शास्त्रीय संगीत से सुगम संगीत में, सुगम संगीत से लोक संगीत में कैसे रूपांतरण होता है, इसके जानकार लोग भी तो चाहिए। तो मेरा कहना है, मेरा पहला जो वाक्य था, वी मस्ट थिंक इंटेलिजेंटली एंड एफिशिएंटली। हम बीच में से ही कहीं थोड़ा सा, कहीं कोई एक आयाम ऐसा करके चलेंगे तो हम चर्चा तो करते ही रहेंगे, लेकिन परिणाम नहीं होगा। आइए श्रीनिवास जी और लता जी, पूर्ण प्रमति मैंने कभी अटेंड नहीं किया, लेकिन बहुत सारी बातें नाटकों के थ्रू पेरेंट्स तक, अभिभावकों तक लेके जाना, हाँ, और
ऐसे भी बहुत सारे जो मंडलियां हैं, नाटक मंडलियां हैं, उनके साथ मिलकर थोड़ा काम करना है ना, ऐसा रहा है तो वो बहुत ही सराहनीय है। और उसमें हम सभी लोगों को सीखना है और उसको और परिष्कृत करना है और उसको कैसे प्रभावी करना है, उस दिशा में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो हमको तो भी हमने सुवीरा जी को उसमें देखा ही है नाटक में। इस हाँ, बार संदीप जी ने हमने कुछ कहा। हाँ, संदीप जी हाँ ने कुछ वो तो ताई सुवीरा जी को हमने उसमें नाटक में देखा ही है। और इस बार का अध्ययन वर्ग में ये जो नुक्कड़ नाटक था, तो वो अच्छा प्रयोग और सफल प्रयोग भी हम उसको कह सकते हैं। हाँ, अभी मैं तो अंतिम बात के रूप में ये जोड़ रहा था कि जो 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो प्रत्येक परिवार में औसत 5 मानते हैं, कोई छोटे होंगे बड़े होंगे, तो वो 28 करोड़ परिवार होते हैं। इन 28 करोड़ परिवारों में अगर पुनरुत्थान विद्यापीठ ज्ञान के प्रकाश में सारी व्यवस्थाएं इस देश की हो, भारत भारतीय बने, इस काम को करता है, 28 करोड़ परिवार पुनरुत्थान विद्यापीठ का नाम जाने, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा लोकमतकार है। तो आने वाले 2 वर्ष में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हम सभी को मिलकर के भृगु याज्ञवल्क्य के नाते सोचना और करना है। तो ये लगातार आगे बढ़े, इसके लिए हम चर्चा भी करें और उसके अनुसार कुछ योजना बनाकर बढ़े।